अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अबू बकर हसन आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हमारी लीगल पॉडकास्ट की एपिसोड 1 है, जिसमें हमारे गेस्ट हैं जनाब मोहम्मद आसिफ मुख्तार बट। सर, बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके सबसे पहले कि आपने अपनी कीमती वक़्त में हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला है। थैंक यू। और व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि जो आसिफ मुख्तार बट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी प्रैक्टिस को तकरीबन 24 साल हो चुके हैं और ये टेक्सला बार के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। थैंक तो सर, आज हमारे साथ आप किस केस पे जो है वो गुफ्तगू करना चाहेंगे? देखिए, केस के हवाले से तो क्रिमिनल ट्रायल जो है, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो है मर्डर ट्रायल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। अभी हाल ही में मैंने एक रिसेंटली कंप्लेनेंट साइड से ट्रायल किया है मर्डर केस का, जो कि उसमें उम्र कैद हुई है। उस हवाले से आप क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से आप मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने नाज़रीन को इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और उसका प्रॉपर्ली आपको जवाब दूँगा, ताकि नाज़रीन जो देखने वाले हैं उनको भी कुछ मदद हो सके और असिस्टेंस हासिल हो सके। जी, प्लीज़। तो सर, हमें ये बताइएगा कि आपकी वैसे तो मर्डर ट्रायल्स बेशुमार हैं, लेकिन रिसेंटली अभी जो है वो आपने कौन-सा मर्डर ट्रायल जो है ना वो किया है? अभी लास्टली अबू बकर साहब एक कंप्लेनेंट साइड से सरकार बनाम अकबर मैंने एक ट्रायल किया है जनाब टेक्सला में, एडिशनल सेशन जज साहब के पास। उसमें जो डिसीज़ था वो ख़ुद भी मतलब अ, काफ़ी सारे केसेस उसके खिलाफ थे। तो वो खुद भी क्राइम में तो इन्वॉल्व था, क्रिमिनल भी रिकॉर्ड था साथ उसका? था, ठीक है। लेकिन किसी एफआईआर में कन्विक्शन नहीं थी। तो और जो उसके विटनेस थे, जो उसके रियल ब्रदर थे, उनके खिलाफ भी प्रीवियस रिकॉर्ड था, कंप्लेनेंट के खिलाफ भी प्रीवियस रिकॉर्ड था। तो वो ट्रायल मेरे लिए बड़ा मसला बन गया और मेरे लिए बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट और मैंने भरपूर कोशिश की। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कंप्लेनेंट साइड से वकालत करना ज़रा मुश्किल होता है एज़ कंपैरिज़न टू अक्यूज़ साइड से। ठीक है। तो अक्यूज़ साइड से उन्होंने काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे हदूद है जो नक्शा मौका है, जहाँ पे नक्शा मज़रूबी है, उसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रडिक्शन निकालने की कोशिश की। फिर जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उस हवाले से, फिर मोटिव के हवाले से, तो वो जज साहब का माइंड मेकअप हुआ हुआ था कि ये टोटल होगी। लेकिन मैंने वो जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन थे उनको कवर किया और अपने आर्गुमेंट्स में उसके लॉजिक दी और रीज़न्स दी, तो वो बिल आखिर जो है मुल्ज़मान में से जो मेन अक्यूज़ था उसको उम्र कैद हुई। तो सर, इसमें वेपन जो है वो कौन-सा इस्तेमाल किया गया था और कहाँ पे फायर किया गया? इसमें जो मेन अक्यूज़ था, जो 2 अक्यूज़ को-अक्यूज़ थे वो तो एक उनकी एक्विटल हुई क्योंकि इनका कोई ख़ास रोल नहीं था, उनकी प्रेज़ेंस थी। लेकिन जो मेन अक्यूज़ था उसको एक फायर एट्रिब्यूट था। ठीक है। जो अकरस था वो कंप्लेनेंट के मुताबिक तो उनके घर के पास था। वो दोनों मतलब कंप्लेनेंट और अक्यूज़ जो हैं आपस में कज़िन्स भी थे और दोनों के घर भी करीब-करीब थे। जो नक्शा बन रहा था वो जो फायर एट्रिब्यूट हो रहे थे, वो फायर ये था कि वो नाक के इस साइड पे यूँ लगा था। जिसकी वजह से डाउट जो अक्यूज़ के कौंसल थे वो ये कर रहे थे कि जितने फुट फासले से ये लगा है और ये स्ट्रेट खड़े हुए थे, तो यूँ फायर लग ही नहीं सकता। लेकिन फायर नीचे से लगा है। हाँ, फायर नीचे से लगा। तो उस लॉजिक पे मैंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि ड्यूरिंग अक्रस जो झगड़ा हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि स्ट्रेट सीधे खड़े रहे। तो गुत्थम-गुत्था हुआ है, गुत्थम-गुत्था हुए तो वो नीचे गिर रहा था, तो उस टाइम उन्होंने फायर मारा इसलिए इधर से लगा। यहाँ से लगा और तो स्कल से स्कल से निकल स्कल में उसकी वो फँस गई थी होल जो है, होल फट फँस वो गई, गोली मार ऑपरेट से निकला। तो वो फिर जज साहब को ये जो लॉजिक है, ये अपील की, समझ आ गई। समझ आ गई। सो कंप्लेनेंट साइड से ठीक है। आपने इनलाइन करना है अपने अकरस को और कंप्लेनेंट को, आई विटनेस को, डॉक्टर को, मेडिकल को और ये तमाम चीज़ें इनलाइन हो रिकवरी को। ये तमाम चीज़ें इनलाइन होंगी तो सज़ा हो। सर, इसमें जो मुल्ज़िम था उसको सज़ाए मौत हुई है या उम्र कैद है? देखिए उसको सज़ाए मौत नहीं हुई, उम्र कैद हुई है यहाँ से। क्योंकि 302 के जो पनिशमेंट है उसमें ए में पनिशमेंट है, बी में है, सी में है। तो वो कोर्ट देखती है, जो थोड़े बहुत अगर डाउट्स हैं तो उसको देखते हुए कोर्ट ने उम्र कैद दी है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड था मुल्ज़मान पे गौर करता है बहुत। वो मैटर था, फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मैं ये भी समझता हूँ कि ये भी मेरी कामयाबी है कि मैंने उम्र कैद सज़ा करा दी। सर, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो है सप्लीमेंट्री जी, जी, स्टेटमेंट, जी। इसकी अहमियत क्या है? देखिए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को आम ज़ुबान में आप कह लें कि सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो अगर कंप्लेनेंट है तो वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर कराता है, उसकी स्टेटमेंट तो होती है। इसी तरह किसी विटनेस की या कंप्लेनेंट की कोई सेकेंडरी स्टेटमेंट आ जाए, जैसे कोई अननोन
एक्यूज़्ड हैं, जिस तरह राह चलते डकैती होती है, कोई बंदा फायर करके मार देता है, उस एक्यूज़ का नाम तो नहीं पता होता। कहीं न कहीं से वो जब कनेक्ट होता है, अरेस्ट होता है, तो उसका नाम पता लगता है, वल्दियत पता लगती है। या कोई चीज़ ऐसी है जो जल्दी में रह जाती है, तो वो सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसको डाला जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है, उस हवाले से कुछ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले हैं कि वो वीक वीक काइंड ऑफ एविडेंस हो जाती है। लेकिन अगर तो कनेक्टिंग मटीरियल ऐसा है जो कि या लॉजिक है या रीज़न ऐसी है कि ये ठीक है कि आम प्रूडेंट माइंड को ये बात एक्सेप्ट होती है कि ठीक है, ये इसका नाम तो नहीं पता था, अब जो डकैती करना है वो अपना आईडी कार्ड तो नहीं दे के जाता। तो वो अगर उसको बाद में कनेक्टिंग मटीरियल मिलता है तो फिर वो कंसिडरेबल है। ठीक है। सर ये बताइए कि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो नक्शा बरामदगी है, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, नक्शा बरामदगी ये होता है कि जैसे जो मुल्ज़िम है या मुल्ज़मान है, एक से ज़्यादा मुल्ज़मान भी अभी हो सकते हैं, जो मुल्ज़मान से असला बरामद होता है। अगर एलिगेशन पिस्टल का है, छुरी का है, चाकू का है या गन का है, 12 बोर का है, जिससे किसी बंदे को मारा गया या ज़ख्मी किया गया, तो वो जो रिकवरी होती है उसमें पुलिस जो है उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक्यूज़ के इतराफ़ पर उसको लेके जाते हैं जहाँ उसने वो असला या जो चीज़ भी है, छुरी है, चाकू है, जो बरामद करवाता है, उसका बाकायदा वो जो पिस्टल है, तो पिस्टल का बाकायदा नक्शा बनता है। पिस्टल के अंदर राउंड कितने थे, पिस्टल का कलर क्या था, पिस्टल की हत्थी किस कलर की थी, उस पे नंबर क्या लिखा हुआ था, उसका बाकायदा एक नक्शा आईओ बनाता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो साथ जाता है, वहाँ से बरामदगी करता है, बाकायदा नक्शा बनाता है और फिर वो जो खौल हैं या जो जो पहले बरामद हुए होते हैं, उन खौल को पिस्टल के साथ फोरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट मैच होती है कि जैसे इसी पिस्टल से ये 2 फायर हुए। जो खौल लाश के पास से बरामद होते हैं या वहाँ से बरामद होते हैं जाए वकुआ से, उसके साथ वो अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक कनेक्टिंग मटीरियल है और ये बरामदगी जो है किसी भी मुल्ज़िम की सज़ा या उसके बरी होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये पिस्टल और खौल जब मैच होते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, तो केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंप्लेनेंट साइड। जैसे सर क्रिमिनल ट्रायल जो है, इसके अंदर नक्शा मज़रूबी जो है, उसकी अहमियत हमारे नाज़रीन को ज़रा बता दें। देखें अबू बकर साहब, नक्शा जो मज़रूबी है, जहाँ पे अकरस हुआ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 324 का केस है, 337 का केस है या 302 का केस है। जहाँ पर अकरस हुआ है, जहाँ पर झगड़ा हुआ है, जहाँ पर फायर हुआ है, जहाँ पर छुरी लगी है, जहाँ पर भी वक़ूआ हुआ है, उसको उस पे वहाँ पर आईओ आता है, अलॉन्ग विद टीम आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है। वो जो कंप्लेनेंट है या उसके जो गवाह हैं, प्राइवेट विटनेस हैं, उनके इंडिकेशन करने पे कि यहाँ पर झगड़ा हुआ, यहाँ से इतनी दूर से इसने फायर किया, इतने कदम से इसने ये मुल्ज़मान आए, इस चीज़ पर आए, इसके हाथ में ये असला था, उस मुल्ज़िम के हाथ में ये असला था। वो सारी डिस्क्रिप्शन जो है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है कंप्लेनेंट और उनके विटनेस के बताए गई जगह के मुताबिक वो वहाँ पे नक्शा मज़रूबी बनाता है। कि कंप्लेनेंट यहाँ खड़ा था, विटनेस यहाँ पर मौजूद थे और जो एक्यूज़ हैं या मुल्ज़मान हैं, वो अपनी-अपनी इस लोकेशन में थे। उस लोकेशन के मुताबिक वो एक बिला स्केल नक्शा बनाता है कि इतने फुट के फ़ासले पे मकाम 1 ये है जहाँ पर मुल्ज़मान खड़े थे, मकाम 2 ये है जहाँ पर मज़रूब था, मकाम 3 पे कंप्लेनेंट था, मकाम 4 पर गवाह मौजूद थे। फिर वो उनके कदम बताता है। फिर उसी में स्पेसिफिकली अगर मर्डर हो तो फिर वहाँ पर मुतलका पटवारी को बुलाया जाता है। वो बास्केल नक्शा बनाता है। बिला स्केल वो होता है जो अंदाज़े से बनाया जाता है। जो पटवारी है वो भी बतौर विटनेस जो है मर्डर ट्रायल में गुज़रता है और वो बास्केल नक्शा बनाकर आईओ के हवाले यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले करता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बाकायदा जो है वो उस नक्शे को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है और वो उसमें आईओ भी बतौर विटनेस गुज़रता है, जो मौके के गवाह होते हैं वो भी विटनेस गुज़रते हैं, जो कंप्लेनेंट है वो विटनेस गुज़रता है और जो हल्का पटवारी है, वो भी क्योंकि उसने बास स्केल बनाया होता है, बाकायदा उसके नाप-तोल करके बनाया होता है कि 1 मुकाम और 2 मुकाम के दरमियान इतने फिट का फ़ासला है, 3 से 4 मुकाम के दरमियान इतने फिट का फ़ासला है। वो बाकायदा प्रॉपर नक्शा तैयार करता है, जिस तरह किसी मकान का नक्शा बनता है, इसी तरह मर्डर ट्रायल में
पूरा प्रॉपर बास स्केल नक्शा बनता है। सो वो भी वहाँ बतौर विटनेस गुज़रता है और उस पे भी एक्यूज़्ड साइड से जो कौंसल होते हैं वो बाकायदा इजरा करते हैं। ये नक्शा मज़रूबी जो है वो किसी भी मर्डर ट्रायल में या किसी भी 324 के केस में, 337 के केस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो है हमें मोटिव का जो है वो उस पे थोड़ी-सी डालें नोटिस। देखिए मोटिव जो है, मोटिव इज़ द डबल एज वेपन, ये एक आम कहावत है। और डबल एज इस तरह है कि मोटिव साबित करना बाज़ हालात में बाज़ जजमेंट्स कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है। जैसे उसकी एग्ज़ाम्पल ये दी जाती है कि जैसे एक बंदा आता है और वो सडन फायरिंग कर देता है बस के ऊपर और अननोन बंदे मर्डर हो जाते हैं। जबकि अननोन बंदों का उसके साथ कोई दुश्मनी या कोई एनिमिटी नहीं है। तो वो विदाउट मोटिव भी मर्डर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मोटिव बिहाइंड हो। लेकिन जजमेंट्स ये भी कहती हैं कि अगर आपने मोटिव सेट किया है, ठीक है। तो मोटिव को प्रूव करना फिर प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हैवी बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है कि वो मोटिव को साबित करे। जैसे अगर वो कहता है कि जी हमारी पुरानी दुश्मनी थी और इसने इस दुश्मनी की आड़ में ये यूँ आके मुझे फायर किया। तो उसको वो दुश्मनी भी प्रूव करनी साबित करनी पड़ेगी। लेकिन इसीलिए मैंने जो पहला स्टार्ट लिया इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको दिया है कि मोटिव इज़ द डबल एज वेपन। आप साबित कर लेते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं साबित कर सकते तो आपके लिए नुकसानदेह भी है। तो मोटिव भी मर्डर ट्रायल में बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा सर जो मोटिव है अगर अगर वो प्रोसिक्यूशन उसको साबित नहीं कर सकती, उस पे केस पे क्या असरात जो हैं मतलब होंगे? देखिए नॉर्मल रूटीन में इस पे मैंने जनाब से अर्ज़ की है अबू बकर साहब कि इसमें कुछ फैसला जात हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं कि मोटिव साबित करना ज़रूरी नहीं है। कुछ फैसला है जहाँ जैसे मैंने एक बस की मिसाल दी कि अननोन बंदा है तो मोटिव तो कोई भी नहीं है। अब मेंटली अपसेट है, अमेरिका में ऐसे वाक़यात बहुत हो रहे हैं कि स्कूल पे हमला हो जाता है। एक आदमी आता है वो अपनी उसके दिमाग में कोई वो होता है और वो स्कूल के बच्चों पे फायरिंग कर देता है। तो विदाउट मोटिव भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट या ये मर्डर हो सकता है। लेकिन मोटिव एक दफ़ा अगर आप सेट कर लेते हैं, प्रोसिक्यूशन ने स्पेसिफिकली मोटिव लिया है, उसको तो साबित फिर करना, साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित नहीं कर सकते तो उसका बेनिफिट जो है वो अक्यूज़ को मिलेगा। दूसरी पार्टी को चला दूसरी मुल्ज़मान पार्टी को मिलेगा। सर क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो है रिकवरी उसकी अहमियत जो है वो थोड़ी हमारी नाज़रीन को बता दें। देखिए मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि नक्शा बरामदगी से रिलेटेड ही ये सवाल है कि रिकवरी जो है इसके हवाले से भी 2 किस्म की सूरत हाल है। फर्स्ट ये है कि रिकवरी जो है वो ज़रूरी है। आपने जो बंदा है जिसने फायर किया है उससे पिस्टल बरामद होना ज़रूरी है। लेकिन ये तमाम केसेज़ में ऐसा नहीं है। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जैसे एक बंदा है, वो जिस पिस्टल से उसने फायर किया है, वो फायर करके बाहर चला जाता है। पिस्टल बेहोश में फेंक दिया, उसको पिस्टल हिंदुस्तान में फेंक दिया या समुद्र में फेंक दिया, तो वो नहीं मिला। ठीक है। लेकिन अगर बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या आई विटनेस जो है वो प्रूव कर रहे हैं, तो फिर रिकवरी की अहमियत कम हो जाती है। लेकिन आम तौर पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। अगर रिकवरी नहीं हो रही, नहीं होती तो वो वीक वीक हो उसका जाता फ़ायदा दूसरी है। पार्टी दूसरी को है। पार्टी को मिल जाता है लेकिन मैंने एक जैसे कुछ हालात ऐसे होते हैं जैसे बंदे ने समुद्र में फेंक दिया है, रिकवरी नहीं हो रही लेकिन बाकी जो कनेक्टिंग मटेरियल है जैसे आई विटनेस है या खौल बरामद हो रहे हैं, खौल ना भी बरामद हो रहे हैं, आई विटनेस हैं और तमाम ज़ख्म जो हैं वो आई विटनेस और मेडिकल जो डॉक्टर है उसके साथ इन लाइन है, तो फिर जनाब फिर उस रिकवरी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन आम तौर पर रिकवरी की वैल्यू होती है। सर एक और क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जहाँ पे जो मर्डर है वक़ूआ हुआ है, वहाँ पे रोशनी जो है उसकी क्या अहमियत है? वहाँ पे लाइट बल्ब होना लगा होना उसकी अहमियत क्या है? लेकिन इस ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें 99% केसेज़ में सज़ा जो है कम हो जाती है और एक्विटल हो जाती है। इसमें मैं माज़रत के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो पुलिस है, कि इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, वो अपने काम को ऐसा तरीके से नहीं निभाती, जिसकी वजह से मुलज़मान बरी हो जाते हैं। अब इसमें जदीद जो आ रही चेंजेज़ आ रही हैं, उसमें तफ्तीशी और तफ्तीशी किट और तफ्तीश का मामला उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए कानून में। लेकिन होना ये चाहिए, अब कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी चेंज आ रही है, लेकिन फिर भी आईओ की नालायकी या पुलिस की विटनेस की नालायकी की वजह से बंदे बरी होते हैं। जो आपका क्वेश्चन है लाइट के हवाले से, देखिए अगर एक अक्यूज़ जो है रात का है और सोर्स ऑफ लाइट
को एफआईआर में या अपने स्टेटमेंट में कंप्लेनेंट और आईओ जो है वो नहीं ज़ाहिर करते, तो इसका बेनिफिट जो है मुल्ज़िम को मिलता है और मैक्सिमम मुल्ज़िमान इस बात पे बरी हो जाते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट को एफआईआर में डिफ़ाइन नहीं किया जाता। फिर जजमेंट इस पॉइंट पे भी है कि आप कहते हैं कि ठीक है जी, गली का वो बल्ब लगा हुआ था या मस्जिद के दरवाजे पे बल्ब लगा हुआ था या वहाँ पर स्ट्रीट पोल्स थे, तो क्या वो पोल्स में लाइट ऑन थी? फिर कुछ जजमेंट ऐसी हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अगर सोर्स ऑफ लाइट बता रहा है कि वहाँ पे बल्ब लगा हुआ था, तो उस बल्ब को भी कब्ज़ा में लेना उसकी ज़िम्मेदारी है। उसका अलहदा उसने वो सारा सेटअप बनाना है और कब्ज़े में लेना है। तो ये अगर सोर्स ऑफ लाइट डिफ़ाइन ना किया जाए, तो 99% मुल्ज़मान जो है इस पॉइंट पे बरी हो जाते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट डिफाइन नहीं किया गया। सो सोर्स ऑफ लाइट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको इसमें गलती और कोताही नहीं होनी चाहिए। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वकूआ एक मर्डर हो गया है, उसकी एफआईआर में अगर वो जो पार्टी है वो देरी करती है, जी। तो उसपे केस के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, वो एक मैक्सिम है हमारे लॉ का कि डिले डिफीट इक्विटी। अगर आप इंसाफ लेने में डिले करते हैं, तो इसका नुकसान आपको होगा और इसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉम्प्टली लॉज एफआईआर करनी चाहिए जैसे ही कोई अक्रंस हो, ख़ुसूसन मर्डर में और किसी केस में भी। आप डिले करेंगे तो उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को मिल जाएगा। इसलिए जैसे ही कोई वक़ूआ हो, आप फ़ौरन पुलिस के पास जाएँ और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएँ, एफआईआर दर्ज कराएँ, मेडिकल कराएँ, अगर बंदे की डेथ हो गई है तो फ़ौरन उसका पोस्टमार्टम करें। सर हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो डॉक्टर की शहादत होती है, उसकी वैल्यू क्या है? देखिए, डॉक्टर की शहादत कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ठीक है। डॉक्टर ने अगर पोस्टमार्टम किया है या किसी कोई बंदा ज़ख्मी है, इंजर्ड है, तो उसके ज़ख्म के हवाले से वो अपनी एमएलसी में रिपोर्ट लिख देता है कि ये रैप्चर है या इंजरी फायर यहाँ से लगा है और यहाँ से निकला है, इतने फायर एंट्री वाउंड है, इतने एग्जिट वाउंड है या शार्प एज वेपन है। वो अ, टाइम एमएलसी में जो टाइम लिखा होता है, पोस्टमार्टम में टाइम लिखा होता है कि किस टाइम पे मुल्ज़मान आए और किसके हमरा आए। फिर उसका जो पोस्टमार्टम किया जाता है या एमएलसी, अगर वो ज़ख्मी है खाली, तो उसका ज़ख्मी का एमएलसी किया जाता है, उसमें इंजरीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। फिर नीचे इंजरीज़ के हवाले से उसकी ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कि प्रोबेबल ड्यूरेशन क्या है इस इंजरी की। फिर अ, इसमें देखा जाता है कि इंजरी किस असले से लगी है। क्या फायर आर्म है या शार्प एज वेपन है या ब्लंट वेपन है, उसको डिफ़ाइन करता है और नीचे आखिर में अपने दस्तखत और स्टैंप लगाता है। और इस इंजरी के साथ-साथ डिफ़ाइन करता है कि ये जो इंजरी है, इसमें ये ऑफ़ेंस लगता है। ख़ैर इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, उन्होंने कहा जी ये इसका काम नहीं है डिफ़ाइन करना, लेकिन फिर भी डिफ़ाइन करते हैं कि इसके ये ऑफ़ेंस बनता है, 337 F6 बनता है, A4 बनता है, A5 बनता है, जो कुछ भी बनता है। तो मर्डर ट्रायल के हवाले से बिलख़ुसूस जो है, वो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि मर्डर ट्रायल में डॉक्टर जो है, ख़ुसूसन क्रिमिनल ट्रायल में, उसमें ये है कि डॉक्टर की एक एविडेंस होती है, जो डॉक्टर उसका फर्स्ट चेकअप करता है। अगर उसको किसी ऑर्थोपेडिक के पास भेजा है या स्पेशल किसी सर्जन के पास भेजा है, तो वो अपनी फाइंडिंग अलहदा से देता है। लेकिन फर्स्ट जो एमएलसी की जाती है या पोस्टमार्टम किया जाता है, उसमें जो डॉक्टर है वो अपनी एविडेंस एज़ पर रिकॉर्ड देता है। उस पे बाकायदा एक्यूज़ की साइड से, मुल्ज़मान की साइड से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होती है। उस क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में वो अपने बेनिफिट के लिए जो चीज़ें आने-जाने के टाइम और इंजरी जैसे अभी लास्ट एक मैंने सरकार बनाम अकबर का केस किया जिसमें मैं कंप्लेनेंट साइड से था। तो एक्यूज़ साइड के जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा जी कि ये फायर जो है, ये नाक से इधर लगा है और बैक से इधर चला गया। तो ये नाक से फायर करीब हो के ये लग ही नहीं सकता, ये तो बैठे हुए को फायर लगा। तो उसमें हमने डिफाइन किया कि झगड़े के दौरान वो यूँ हुआ, ये ऊपर को गया तो तब ये फायर लगा। ठीक है। सो उसकी फायर किस साइड से आ रहा है, किस साइड से निकल रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। इसका बेनिफिट जो है वो अक्यूज़ लेता है कि अगर आप प्रॉपर्ली फायर डिफाइन नहीं कर रहे, जैसे लगे 4 फायर हैं और कंप्लेनेंट कह रहे हैं 1 फायर लगा है।
अब या गुआन कह रहे हैं, कंप्लेनेंट कह रहा है चाहे 1 फायर लगा है, गुआन कह रहे हैं 2 फायर लगा है, जबकि लगे 4 फायर हैं। इसका बेनिफिट जो है अक्यूज़ को मिल जाता है। ठीक है। लेकिन जो वैसे डॉक्टर की एविडेंस है या पोस्टमार्टम है या एमएलसी जो है, वो सिर्फ़ डिटेल ऑफ इंजरीज़ को ब डिफाइन करती है। जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो आई विटनेस का, कंप्लेनेंट का होता है। अगर अकलर एविडेंस जो है और मेडिकल एविडेंस इन फील्ड आ जाए, इन लाइन आ जाए, तो सज़ा जो है वो ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर मेडिकल एविडेंस में अकलर एविडेंस यानी आई विटनेस और कंप्लेनेंट में कंट्राडिक्शन आ जाए, तो फिर उसका बेनिफिट जो है, वो अक्यूज़ को मिल जाता है। ठीक है। हमारे नाज़रीन को एक और बात ये बताइएगा कि किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा या एक्विटल जो है वो किन वजूहात पे होती देखिए जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है? है, ठीक है। वो ज़िम्मेदारी ये होती है कि जिस तरह का जो अकरस कंप्लेनेंट ने बयान किया है, नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि कंप्लेनेंट मौके पे मौजूद नहीं होता और उसको शामिल इसलिए किया जाता है कि वो रियल ब्रदर होता है ठीक है। और मौके के जो गवाह होते हैं वो आते नहीं हैं, तो उसको असल सूरत हाल नहीं पता होती। अगर जेन्युइन सूरत हाल हो और जेन्युइन कंप्लेनेंट हो और आई विटनेस भी जेन्युइन हो और वो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो सारा प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से गुजार दें, उसका उससे मेरी मुराद ये है कि जो कंप्लेनेंट है और जो आई विटनेस है वो तमाम वकूआ बिल्कुल प्रॉपर एक दूसरे के साथ इन लाइन कर दें और वही वकूआ जब डॉक्टर आए और आईओ आए, वो नक्शा मज़रूबी हो, नक्शा बरामदगी हो, बरामदगी से रिलेटेड सवाल हों, दूध-अरबे से रिलेटेड सवाल हों, मशरिक़-मग़रिब के हवाले से सवाल हों या खौल उठाने से, मिट्टी खून-आलूद उठाने से लेके, फोरेंसिक रिपोर्ट से लेके, डॉक्टर की एमएलसी प्लस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये तमाम चीज़ें इन लाइन अगर कर दें, ठीक है। तो फिर जो मुल्ज़म है, वो सज़ा से नहीं बच सकता। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक्यूज़ इज़ द फेवरेट चाइल्ड और ये एक मकूला है कि मुल्ज़िम को बेनिफिट दिया जाता है। उस मकूले के बैकग्राउंड में ये फ़िलॉसफ़ी है कि एक जो बेगुनाह है, उसको सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। बेशक उसके लिए 40 बेगुनाह जो गुनहगार है, वो बरी हो जाए। उसकी रीज़न ये है, फ़िलॉसफ़ी कानून की ये है कि ये जो साबित करना है, वो प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है। अगर किसी किस्म का डाउट भी होगा, उसका बेनिफिट जो है वो मुल्ज़िम को मिलेगा। जैसे आपने एक पहला क्वेश्चन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सोर्स ऑफ लाइट है। अगर कंप्लेनेंट सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं बयान करता और ठीक है। जो आईओ है, वो सोर्स ऑफ लाइट को डिफाइन नहीं करता, अगर डिफाइन करता है तो बल्ब कब्ज़े में नहीं लेता, तो तब भी मुल्ज़िमान बरी हो जाते हैं। सो प्रोसिक्यूशन पे हमारे यहाँ पर बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकालत करना भी मुश्किल काम है। क्योंकि एक डाउट भी पड़ गया, उसकी फ़ेवर जो है उसकी फ़ेवर अक्यूज़ को मिल जाएगी और प्रोसिक्यूशन की साइड से वकालत इसलिए भी मुश्किल है कि आपने गुआन को इन लाइन करना है, ठीक आपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन नहीं करनी, ठीक है। ठीक है? जो अक्यूज़ साइड से जब आप वकील होते हैं, तो आपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करनी है और बर्डन जो है सारा आपके ऊपर है। आपने उसको जो है वो जी, उसको सारा हमने क्रॉस करके उसमें साबित करना है। डाउट्स क्रिएट करने और जो डाउट आ जाएँगे वो मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा। सो मेरी तो ये राय है कि प्रोसिक्यूशन की साइड से वकालत काफ़ी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी हमारी। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।